Hello, my dear students. Welcome to my Legal Code e-learning. I am Ashu Arlavania. My students, we are going to start a complete series of legal aptitude, legal reasoning for coming CLAT examination. This will also help you for various law college entrance exam in entire India. आप सभी जानते तो हैं ही कि लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड whatever you can say is very important section. You need to cover each and every point to approach the answer. बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट. बस इस कंटिन्यू सीरीज को फॉलो कीजिए, वो पेड कोर्स का फायदा लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग. व्हाई इट इज आस्क्ड, why it is for etc. so many questions. देखिए, I took shelter of all the major books for this complete series. Okay, so keep watching on the screen carefully. So come to the point number 1. देखिए, जब आप LLB की स्टडी करेंगे या लॉयर बनना चाहते हैं तो आप जो भी लॉ ऑफ द नेशन पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर लॉ को आपको फैक्ट्स के हिसाब से ही सिचुएशन में अप्लाई करना होता है. ऐसा नहीं है कि अपनी कोई मर्जी चलाएंगे. नो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ. ठीक है, तो लॉ को फैक्चुअल सिचुएशंस के साथ कैसे क्लब करना होता है, यहां पर आपकी वो स्किल्स चेक की जाती हैं. इन्हीं स्किल्स को चेक करने के लिए वेरियस लॉ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, लाइक DU LLB, क्लैट, ऑल इंडिया, BHU एक्सेट्रा. ठीक है, तो सबसे पहले LLB के जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो आपकी इस स्किल को चेक करते हैं कि आप लॉ को फैक्चुअल सिचुएशंस के हिसाब से कैसे अप्लाई करते हैं. और इन्हीं के लिए लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग का सेक्शन होता है एंट्रेंस टेस्ट में. ठीक है, अब यहां पर आपकी इसी स्किल को एग्जामिन किया जाता है. मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक कैसे पहुंचना होता है लॉ को फैक्चुअल सिचुएशंस में अप्लाई करते हुए, और सही आंसर को कैसे पहचाना जाता है, आपकी इसी स्किल को डेवलप करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से. दिस इज द लेक्चर इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग यू टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग. ठीक है, और इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको अगर अपने बारे में लगता है कि मैं इसमें बहुत कच्चा हूं या आई एम अनेबल टू डू ऑल दिस, नथिंग इज लाइक दैट. आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू गो टू मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, A typical logical reasoning question paper appears as follow. जब आप एग्जाम में जाओगे तो लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा होगा, फॉर्मेट आपके सामने है. ठीक है, एक लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ होगा जो क्या बताएगा, आपको लॉ के बारे में बताएगा कि लॉ क्या कहता है. इसके बाद में एक फैक्चुअल सिचुएशन होगी जिसमें फैक्चुअल सिचुएशन आपके सामने बना करके दी जाएगी उस लीगल प्रिंसिपल से रिलेटेड, क्योंकि उस फैक्चुअल सिचुएशन में आपको इसी लॉ की ज़रूरत पड़ने वाली है. लेकिन इस लॉ को आप फैक्चुअल सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं और अप्रोप्रिएट आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, इट्स ऑल अबाउट. ठीक है, डोंट वरी, आई एम हियर. मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे जाना है. सबसे पहले लीगल प्रिंसिपल को पढ़ते हैं. देखिए, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी का इरादा रखते हुए किसी की भी चल संपत्ति मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके मालिक के पोजेशन से उसकी मर्जी के बिना, उस मालिक की मर्जी के बिना इधर से उधर मूव करता है तो इसको थेफ्ट कहा जाता है. थेफ्ट मतलब चोरी. चोरी की सीधी सीधी डेफिनेशन है जिसमें 2-3 कीवर्ड्स हैं. सबसे पहले बेईमानी होनी चाहिए, बेईमानी वाला इरादा होना चाहिए. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि उसे मूव किया जा सके, लाइक बाइक हो, आपकी किसी की रिंग हो या किसी की चेन हो, मोबाइल हो, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, और उसके मालिक के बिना, मंजूरी के बिना उसको इधर से उधर कर दे बेईमानी के इरादे से, इसी को चोरी कहा जाता है. अब इसके अलावा कुछ भी हो आप उसे चोरी नहीं कहेंगे. ठीक है, धोखेबाजी अलग चीज होगी, सब कुछ अलग होगा, लेकिन चोरी अगर आप किसी को कहना चाहेंगे तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं. कैसे याद रखने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा. और चोरी अगर साबित होती है तो उसकी सजा क्या है, या तो सजा भुगतनी पड़ेगी जेल वाली, या फाइन, या दोनों. ये तो देखो जनरल टर्म्स हैं, आप कहीं पर भी जाएंगे तो या तो सजा होगी या फाइन होगा या दोनों होंगे. ठीक है, फॉर द जनरल नॉलेज. अब हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं फैक्चुअल सिचुएशन पर जहां पर इस लॉ को अप्लाई करना है. फैक्चुअल सिचुएशन है, सूरज जो है, सूरज नाम का एक बंदा है, वो अपने किसी नीरज नाम के लड़के के पास गया. उसके घर में वहां पर एक रिंग पड़ी हुई है उसकी टेबल पर. ठीक है, उसने सोचा कि अगर मैं इस रिंग को चुरा लेता हूं या मतलब उठा लेता हूं तो अभी मेरी सर्च हो सकती है. अगर मान लो थोड़ा सा भी आइडिया जाएगा तो लोग
कहते हैं ना तलाशी लेने के लिए, तो अगर तलाशी हुई तो मुझे पकड़ा जा सकता है। तो उसके डर से उसने क्या किया, नीरज की टेबल पर पड़ी हुई रिंग को सोफा कवर के नीचे छुपा दिया और उसे लगा कि यहां पर मैं छुपा दूंगा तो इजीली कोई तलाश नहीं सकता है, और जब ये मामला शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, तो मैं यहां पर आकर के सोफे के नीचे से इस रिंग को लेकर के बाद में ले जाऊंगा और इसे मार्केट में बेच दूंगा जब ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा तब। अब ये आपके सामने फैक्चुअल सिचुएशन है, लेकिन अब उस लीगल प्रिंसिपल को यहां पर अप्लाई करते हुए आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर डिसीजन क्या है, इज सूरज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, क्या सूरज चोरी का दोषी है। ठीक है, अब ये कैसे आप पता लगाएंगे, आपको लीगल प्रिंसिपल को याद रखना है, क्या बात की गई थी उसमें। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपके एंट्रेंस टेस्ट में ऑप्शंस होंगे। पहला होगा हाँ वो दोषी है, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ क्योंकि सूरज का इंटेंशन नीरज के घर से नीरज की मतलब गिरफ्त यानी कि नीरज के पोजेशन से उस रिंग को रिमूव करना था। किसका, सूरज का इंटेंशन, सूरज का इरादा ये था। चौथा यस बिकॉज सूरज हैड द इंटेंशन ऑफ टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम नीरज पोजेशन एंड विद दिस इंटेंशन ही मूव्ड द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आपको कैसे अप्रोच करना है, मेन मुद्दा है ये। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा आंसर डी होगा, क्योंकि पहले मैं अपने तरीके से बता देता हूं। हाँ, सूरज का इरादा क्या था कि नीरज के पोजेशन से उस मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाना। ठीक है, और उसका इंटेंशन कैसा था, गलत था, उसने गलत इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी मूव की थी। तो थेफ्ट के अभी लीगल प्रिंसिपल में क्या क्या हमने बातें की थी, यही कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन डोंट वरी, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा। कैसे, हाउ विल यू फाइंड दैट दिस इज द राइट आंसर। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले लीगल प्रिंसिपल को पूरा पढ़िए, ठीक है, और लीगल प्रिंसिपल के जितने भी वर्ड्स हैं उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे, डोंट वरी, मैंने बोला ना मैं यहां पे हूं, बस मुझे सुनते जाइए। सबसे पहले हु एवर, ठीक है, जो कोई भी, हम लीगल प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हैं, लीगल प्रिंसिपल को देखिए उनको ब्रेक कर रहे हैं। जो कोई भी इंटेंडिंग, इरादा रखता है बेईमानी का, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी चल संपत्ति को ले जाने का इरादा रखता है किसी और के पोजेशन से बिना उसकी मंजूरी के, उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, इस मतलब जिस भी चीज को उसके पोजेशन से हटा रहा है उसके बारे में उसे थेफ्ट कहा जाएगा। इज सेड टू कमिट थेफ्ट। ठीक है, इसको पूरे को ब्रेक कर करके आपको समझना है। हु एवर कमिट्स थेफ्ट, जो कोई भी चोरी करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है 3 साल का, मतलब पनिशमेंट या फाइन या बोथ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया। जब एक एक वर्ड को ब्रेक किया, अब इसको कैसे समझना है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आते हैं तो यहां पर क्या किया है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है इसको भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब यहीं पर आपको अपना ब्रेन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है, लीगल प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशंस को क्लब करना है और समझना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स करते करते आपका जो ब्रेन बिल्कुल डेवलप हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग। तो यहां पर क्या है, देखिए ब्रेक किया है हमने। सूरज ने नीरज के घर में नीरज की टेबल पर सबसे पहले एक रिंग देखी। ठीक है, उसने तलाशी वगैरह के डर से उस जो रिंग थी उसकी, किसकी रिंग थी वो, नीरज की, उसको छुपा दिया। कहां पर छुपा दिया, वहीं पर सोफा कवर में, उसे जहां पर भी अच्छा लगा सोफा कवर के नीचे छुपा दिया, जहां पर उसे लगा कि यहां पर इसको तलाश पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अगर मुझ पे पाई जाती है तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन यहां पर छुपा देता हूं, यहां पर कोई तलाश नहीं पाएगा, और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं बाद में आकर के यहां से निकाल ले जाऊंगा और इसे बाद में बेच दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने ब्रेक कर लिया। ओके, अब देखिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैंने आपके लिए बिल्कुल ऐसे कर दिया है जिससे कि आपको हर हालत में नहीं भी आना होगा तो भी आंसर अपने आप चल करके आएगा। देखिए यहां पर whoever, अब हम लीगल प्रिंसिपल से फैक्चुअल सिचुएशंस को आंसर वगैरह क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। whoever लीगल प्रिंसिपल में पहला कीवर्ड जो ब्रेक किया था, whoever, जो कोई भी, यहां पर सूरज है। इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, बेईमानी के इरादे से कोई किसी चीज को लेना चाहता है,
वो सूरज है। उसने क्या किया था, नीरज के घर में से उसकी रिंग देखी थी, बेईमानी के इरादे से उसे छुपाना चाहा। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी है, नीरज की रिंग, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, नीरज के पोजेशन से उसने दूर ले जानी चाहिए, इसीलिए तो छुपा दी। विदाउट द पर्सनस कंसेंट, नीरज की चीज थी, रिंग किसकी थी, नीरज की, लेकिन उसने नीरज से मंजूरी ली नहीं ली, ठीक है, तो यहां पर नीरज की मंजूरी भी नहीं है। और इसके अलावा मूव्स दैट प्रॉपर्टी, उसने इन सारी चीजों के बिना वो प्रॉपर्टी मूव की और छुपा दी, कहां पर, सोफा कवर के अंडर में। इस तरीके से कोई भी चीज किसी के पोजेशन से उसकी मंजूरी के बिना लेना, इस तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी को मूव करना। अब यहां पर देखिए सामने ब्रेक करके फैक्चुअल सिचुएशंस को भी लिखा हुआ है, उसे भी पढ़िएगा। तो मूव्स दैट प्रॉपर्टी, इसका मतलब सूरज ने प्रॉपर्टी मूव की, उसकी जो रिंग थी वहां सोफा कवर के नीचे दबा करके, मतलब मूव कर करके छुपा दी। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, इस तरीके से छुपाई हुई कोई चीज या इस तरीके से ली हुई कोई चीज, कौन सी चीज ली है, सूरज ने रिंग ली है, इट्स सेड टू कमिट थेफ्ट, चोरी कही जाएगी। सूरज ने क्या की है, चोरी। और जिस किसी ने भी चोरी की है, अगर ये इल्जाम साबित हो जाता है, जो आपको डेफिनेशंस मैंने इतनी बताई हैं, इस तरीके से आप साबित कर देते हैं कि ये चोरी की है, तो यहां पर सूरज है जिसने की चोरी की है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या क्या होगा, या तो 3 साल की सजा या फाइन, या 3 साल की सजा और फाइन बोथ, ये दोनों मिलेंगे। देखिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लीगल प्रिंसिपल्स और फैक्चुअल सिचुएशंस को ब्रेक करके बताया है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, वैसे होना नहीं चाहिए, तो आपको 1-2 बार इसे देखेंगे तो और बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, आई विल आंसर योर ऑल द डाउट्स, ओके, मुझसे बेझिझक पूछिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आंसर चुटकियों में निकलेगा, ठीक है। नाउ देखिए इस मेथड का, जो मैंने एनालाइज करने का मेथड आपको बताया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, आप सिर्फ करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचते हो, बल्कि इसके साथ साथ आपको रीजंस पता चलते हैं, राइट रीजंस, सही कारण क्या है, ठीक है। और जब ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं तो आप लीगल प्रिंसिपल को फैक्चुअल सिचुएशंस में बेस्ट वे में क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि इससे आपकी रीजनिंग जो पावर है, रीजनिंग, तार्किक शक्ति जो हिंदी में बोलते हैं, उसमें बहुत ही बढ़ोतरी होती है, वो अच्छे से इंप्रूव करती है। सो इट्स ऑल अबाउट लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग सीरीज फर्स्ट लेक्चर, ओके। इफ यू हैव any doubt, even single doubt, just go for rewind and watch it once again. You will get everything. And apart from that, if you have anything in real that you are not getting the point, come to the comment box and ask me. I will be there for you 24/7. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे आगे लेक्चर 2 में हम इसी को थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आपको लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ना छूटेगा, आपको 1 सेकंड के अंदर उसे उड़ा देना है, ठीक है, यही मेरी कोशिश है। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इट्स ऑल फॉर द डे, गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।